नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में कहर बरपा रही गर्मी, हीट वेव का अलर्ट हुआ जारी। हरियाणा के कॉलेजों में शुरू हुई दाखिला प्रक्रिया, 5 जून तक कर सकेंगे आवेदन। 8वें वेतन आयोग को लेकर आ गई खुशखबरी, इस दिन से मिलेगा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बम्पर फायदा, बताएंगे पूरी अपडेट। पहलगाम हमला, मृतकों को शहीद के दर्जे की याचिका हुई खारिज। हाईकोर्ट ने कहा यह काम सरकार का, लेफ्टिनेंट समेत 26 की हुई थी मौत। दूसरे यूट्यूब चैनलों पर भी सरकार की नजर, हो रही है जांच। हरियाणा के गृह सचिव का आया बड़ा बयान। BCCI का बड़ा फैसला, अहमदाबाद में होगा IPL का फाइनल मैच। प्लेऑफ के 2 मैच मोहाली में होंगे। हरियाणा DLED परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। प्रथम वर्ष का 42.86% और द्वितीय का 62.07% हुआ रिजल्ट जारी। हरियाणा में फसली ऋण बढ़ने से हुड्डा नाराज, बोले 7% ब्याज लगा दिया गया, सरकार तुरंत वापस ले। वहीं BBMB पर भी सरकार को घेरा। यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगाएगी हरियाणा सरकार। CM ने SOP बनाने को कहा। पाकिस्तान से जुड़े ज्योति जैसे यूट्यूबरों पर होगी सख्ती। और टिकट से ट्रेन स्टेटस तक एक ऐप पर सभी सेवाएं मिलेंगी। रेलवे ने रोल आउट किया सौरेल ऐप, लाइव ट्रैकिंग और शिकायत की सुविधा भी होगी उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। लोग घरों से निकलने में भी परेशानी महसूस कर रहे हैं। इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधे पर भी गर्मी का प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे हालातों में स्कूली विद्यार्थियों को भीषण गर्मी में स्कूल जाना पड़ रहा है। तापमान लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। इसी बीच मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान और चिंता बढ़ा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ केंद्र द्वारा आज यानी 21 मई के लिए हरियाणा में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि प्रदेश को लू का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने जनता को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। गर्मी की गंभीरता को देखते हुए फतेहाबाद जिले में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। मौसम विभाग ने 23 मई तक पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान रातें भी गर्म रहने की संभावना है। 21 मई यानी आज सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, मेवात और पलवल सहित कुल मिलाकर 13 जिलों में अलर्ट रहेगा। वहीं 22 मई को मौसम सामान्य रह सकता है, जबकि 23 मई को अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में मौसम में बदलाव दिख सकता है। यहाँ तेज हवाएं, गरज चमक और बादल छाने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। जो भी युवा भारतीय वायुसेना में जाने की इच्छा रखते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। वायुसेना केंद्रित लेखा कार्यालय नई दिल्ली द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला दोनों तरह के उम्मीदवार अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति व अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून है। सैलरी 19,000 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। हरियाणा में 12वीं कक्षा के नतीजे जारी होने के बाद कॉलेजों में दाखिले प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सोमवार से इसके लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। स्टूडेंट्स राजकीय और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कॉलेजों की तरफ से कोर्स और सीटों की जानकारी भी अपडेट कर दी गई है। अगर किसी विद्यार्थी को आवेदन से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी होती है तो वह उच्चतर शिक्षा विभाग के ऑनलाइन दाखिले वाले पोर्टल पर उपलब्ध टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पहले दिन शहर के कॉलेजों में कम आवेदन आए हैं। शहरी एरिया में स्थित कॉलेजों में कुछ विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है। कॉलेजों में एडमिशन से जुड़ी जिम्मेदारी प्राचार्यों को सौंपी गई है। जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक विद्यार्थी 5 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। स्टूडेंट्स को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपए देने होंगे। आवेदनों के बाद जून के दूसरे हफ्ते में पहली मेरिट सूची जारी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कॉलेजों में भी 17 मई तक सीटों और कोर्सों की जानकारी पोर्टल पर साझा कर दी गई है। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली ID, आधार कार्ड, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक संबंधित दस्तावेज होने चाहिए।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब नौतपा की शुरुआत होती है। जब सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब इसका समापन हो जाता है। साधारण भाषा में समझें तो ये वह 9 दिन होते हैं जब धरती का तापमान सबसे अधिक होता है। यह हर साल ज्येष्ठ महीने में आता है। इस बार इसकी शुरुआत 25 मई 2025 यानी रविवार से होने जा रही है, जबकि समापन 8 जून को होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 9 दिनों में सूर्य की किरणें धरती पर सबसे तीव्र गति से पड़ती हैं। इन दिनों प्रचंड गर्मी देखने को मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौतपा के 9 दिनों के दौरान पानी पिलाना काफी पुण्यदायक माना जाता है। इन दिनों में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी काफी शुभ माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इन दिनों के दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2025 में मंजूरी देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसे लागू करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बीते लंबे समय से ये लोग 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कहा था कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी साल 2026 से लागू हो सकती हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन आयोग के गठन और सिफारिश की प्रक्रिया में अधिक समय लग सकता है, जिस कारण इसके लागू होने में देरी संभव हो सकती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए। वहीं जानकारों का मानना है कि इसमें समय लग सकता है, जिस कारण यह अप्रैल 2026 तक लागू हो सकता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन मिल रहा है, जिसके अनुसार उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और पेंशन भोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाता है तो इसमें 100% तक वेतन बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के नए प्रधान और कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 21 मई को प्रस्तावित बैठक को रद्द कर दिया गया है। कमेटी के स्थायी अध्यक्ष सरदार जोगा सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गुरुद्वारा चुनाव आयोग की ओर से सूचना मिली थी कि कई सदस्यों को बैठक के संबंध में पत्र नहीं मिला है, जिसके कारण यह बैठक उचित नहीं होगी। जोगा सिंह ने कहा कि सभी सदस्यों तक पत्र न पहुँचने की वजह से बैठक को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस बात की जाँच शुरू कर दी गई है कि पत्र क्यों नहीं पहुँचे। अब नई बैठक की तारीख जल्द तय की जाएगी। यह बैठक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की कार्यकारिणी के गठन और नए प्रधान के चुनाव के लिए अहम मानी जा रही थी। सभी गुट अपनी रणनीति बनाने में जुटे थे और बहुमत साबित करने की तैयारियों में लगे थे। हालांकि बैठक के एक दिन पहले रद्द होने की खबर से सभी गुटों में आश्चर्य और चर्चा का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों को शहीद घोषित करने की मांग को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका को मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिका को खारिज कर दिया। इस हमले में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी जान गई थी। इससे पहले बीते सप्ताह मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह जनहित याचिका हाईकोर्ट के वकील आयुष आहूजा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जिन निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई उन्हें आतंकियों ने धर्म के आधार पर निशाना बनाया था। पर्यटकों ने आतंकवादियों का सैनिक की तरह सामना किया, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को नहीं पता भारत सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हम संभावित युद्ध की स्थिति में हैं, इस समय ऐसे मुद्दों को उठाना उचित नहीं है। चीफ जस्टिस सील नागू ने कहा कि अगर कोई सैनिक शहीद होता है तो उसे भी पुरस्कार देने में कम से कम 1 साल का समय लगता है। याची को अभी इस मामले में सब्र रखते हुए इंतजार करना चाहिए। चीफ जस्टिस सील नागू और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की कि क्या उन्हें शहीद घोषित करना संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। इसका कोई एक उदाहरण बताएं। यह प्रशासनिक विषय है, नीति का मामला है और इसे कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। क्या हम इसे कर सकते हैं? सभी पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सील नागू ने कहा कि वह इस पर आदेश पारित करेंगे और कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़े मामले में हरियाणा सरकार गहन जांच में जुटी है। हरियाणा के गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा, आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक में राज्य में गिरफ्तार किए गए कुछ पाकिस्तान के मददगारों पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। अन्य यूट्यूब चैनलों पर भी नजर रखी जा रही है और उनकी जाँच की जा रही है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आने के साथ ही
जांच एजेंसियों का उस पर शक और गहराता जा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो युवक दिल्ली स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेकर पहुंचा था, उसी युवक के साथ ज्योति पाकिस्तान की एक पार्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसका वीडियो ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल पर पहलगाम हमले से 1 माह पहले अपलोड किया था। वह व्यक्ति पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत दानिश का साथी है। इसी साल मार्च में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान एम्बेसी में काम करने वाले एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित किया था। इसके बाद 13 मई को उसे देश से निकाल दिया था। इनेलो और जजपा के बीच कभी भी कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला की फोटो पोस्टर पर लगाने का ऐलान जजपा कर चुकी है। वहीं इनेलो और जजपा के बीच इसी मुद्दे पर वाकई युद्ध छिड़ा हुआ है। अब यह विवाद लंबा खींचने के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। दरअसल अभय सिंह चौटाला का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जजपा के खिलाफ आगामी लड़ाई का पूरा खाका बताया। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने अपने बयान में जजपा को फिर से घेरा है। साथ ही दावा किया है कि जिन लोगों ने स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के जीवित रहते हुए मान सम्मान नहीं दिया और कभी भी इस तरह से पोस्टर में फोटो उपयोग नहीं किया, अब वही लोग फोटो लगा रहे हैं। एक बार फिर से अपने बयान में जजपा को गद्दार बताते हुए इनेलो के संस्थापक होने के नाते जजपा कभी भी ओम प्रकाश चौटाला के फोटो का पोस्टर में इस्तेमाल नहीं कर सकती। यदि ऐसा हुआ तो हम केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता भी जजपा को ऐसा करने से रोकेंगे। जरूरत पड़ी तो हम सख्ती से पेश आएंगे। महेंद्रगढ़ के नारनौल में मेडिकल कॉलेज कोरियावास पर राजनीति गर्मा गई है। कॉलेज के नामकरण का मुद्दा सीएम नायब सिंह सैनी की रैली में भी उठा। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी मेडिकल कॉलेज के नाम पर गोलमोल जवाब दे गए। मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर भाजपा में अंदरूनी राजनीति शुरू हो गई है। एक पक्ष मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से करने की मांग पर अड़ा है, तो वहीं इस कारण ग्रामीण कई दिनों से धरने पर भी बैठे हैं। वहीं दूसरा पक्ष सरकार की ओर से कॉलेज का नाम महर्षि च्यवन के नाम से करने के 1 साल बाद अब राजनीति होने की बात कह रहा है। यह मुद्दा महेंद्रगढ़ में बीजेपी की रैली में सीएम नायब सिंह सैनी के सामने सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने उठाया। सांसद ने मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम रखने की बात कही। इसके बाद जब सीएम की बारी आई तो उन्होंने पहले महर्षि च्यवन और बाद में शहीद राव तुलाराम की कहानी बताई। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह दक्षिणी हरियाणा है। इसी जिले में राव तुलाराम के नेतृत्व में 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। नारनौल के नसीबपुर मैदान में उस वक्त 5000 सैनिकों ने कुर्बानी दी थी। इसलिए मेडिकल कॉलेज का नाम शहीद राव तुलाराम के नाम से जरूर रखना। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से ढोसे की पहाड़ी पर स्थित तपोभूमि महर्षि च्यवन ने तपस्या करके आयुर्वेद को नई दिशा दी थी। उन्होंने हजारों वर्ष पहले शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे यह भी खुशी है कि यह भूमि सैनिकों की खान भी रही है। यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, 1857 में जब अंग्रेज अपने जुल्मों से पूरे भारत को कसने की कोशिश की थी, तभी इस भूमि के योद्धा राव तुलाराम जी ने ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी थी। हरियाणा सरकार जल्द यूट्यूबरों पर पाबंदी लगाएगी। इसके लिए बाकायदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाया जाएगा। इसमें खास तौर पर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले यूट्यूबरों पर सख्ती बरती जाएगी। मंगलवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में गृह पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इसमें ज्योति मल्होत्रा समेत प्रदेश से पकड़े गए 5 पाकिस्तानी जासूसों को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि ज्योति मल्होत्रा जैसे केस फिर सामने न आए, इसलिए पाकिस्तान से किसी भी तरह से जुड़े हुए यूट्यूब चैनलों पर नजर रख उनका डेटा खंगालें। एसीएस डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में जो भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए स्पेशल सेल बना दिए गए हैं। जो भी यूट्यूब चैनल किसी भी तरह से पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी सोर्सेज के मुताबिक सरकार प्रदेश के यूट्यूबरों का पाकिस्तान का गुणगान सहन नहीं करेगी। सरकार ने पुलिस और गृह विभाग को स्पष्ट कह दिया है कि देश में आतंकी हमले कराने वाले, देश की तारीफ करने वाले यूट्यूब चैनलों की लिस्ट तैयार कर उन पर सख्त एक्शन लिया जाए। सरकार उन यूट्यूब चैनलों पर भी सख्ती बरतेगी जिनमें पाकिस्तान जाकर वहां की तारीफ कर उनके पक्ष में यहां माहौल बनाया जा रहा है। इसके अलावा जिन यूट्यूब चैनलों पर एक तरफा देश की सिर्फ आलोचना ही की जा रही है, उन पर भी सख्त एक्शन होगा। मीटिंग में यह भी तय किया गया कि जिले में एसपी और डीसी के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही दोनों अधिकारी जिले की मिलकर कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बराबर जिम्मेदार हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव गृह सुमिता मिश्रा ने कहा कि हम हरियाणा के लोकल कलाकारों के साथ बैठक करने जा रहे हैं ताकि वे पॉजिटिव चीज बनाएं।
हरियाणा में फसली ऋण बढ़ने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ये दावा कर रही थी कि फसली ऋण पर 4% से ज्यादा ब्याज नहीं लेगी, लेकिन अब फसली ऋण पर 7% ब्याज लगा दिया गया है। किसान पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं से परेशान है, इसके बाद ये कर्ज पर ब्याज का बोझ किसानों को तोड़ देगा। उन्होंने सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की सरकार को बीबीएमबी मुद्दे को लेकर भी घेरा। पूर्व सीएम ने कहा कि हरियाणा के हित का पानी जो कभी नहीं रुका है वह भी अब रुकने लगा है। केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन भी नहीं हो रहा है। हरियाणा को पानी ही नहीं मिल रहा है। 21 मई के बाद तो पानी देना ही होगा पंजाब को। इस समय पर 10,000 क्यूसेक पानी हरियाणा का बनता है, जबकि हमें वह 8500 क्यूसेक दे रहा है। अब तो उसमें से भी 4000 क्यूसेक पानी मिला है। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार को नहीं, राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार की कमजोरी है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में लगातार पकड़े जा रहे पाकिस्तानी जासूसों को लेकर कहा कि पाकिस्तानी जासूस का मामला एक गंभीर मुद्दा है। इन मामलों की गहराई तक जाना चाहिए। बांग्लादेशी कैसे हरियाणा आ गए, कोई आज तो नहीं आए होंगे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप सवरेल एंड्रॉयड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। यह ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस और खाना ऑर्डर करने तक की सभी सेवाएं एक ही जगह पर देगा। इसके अलावा इस ऐप का उपयोग करके यूजर्स अपनी यात्रा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकेंगे। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिम यानी CRIS ने डेवलप किया है। सवरेल भारतीय रेलवे की अलग अलग डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है, जिससे कि यात्रियों को अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसलिए इसे सुपर ऐप कहा जा रहा है। इसे अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि यह एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं होगा। नए ऐप के आने से IRCTC का महत्व भी बना रहेगा, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म ट्रेन टिकट बुकिंग और टूरिज्म सर्विस के लिए फोकस्ड है। टाटा मोटर्स अपनी प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज 22 मई यानी कल लॉन्च करने जा रही है। इसे 6.5 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में पेश किया जा सकता है। फर्स्ट जनरेशन अल्ट्रोज को 5 साल से ज्यादा समय के बाद एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। लॉन्च से पहले टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी के डिजाइन और तकनीकी अपग्रेड्स को रिवील किया है। नई टाटा अल्ट्रोज का डिजाइन पूरी तरह से बदल दिया गया है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम बनाता है। इसमें अब LED हेडलैम्प्स और LED फॉग लैंप्स शामिल किए गए हैं, जो न केवल इसके लुक को बढ़ाते हैं बल्कि रात में बेटर विजिबिलिटी भी प्रदान करते हैं। साइड प्रोफाइल में नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और फ्लश डोर हैंडल्स जोड़े गए हैं, जो इस सेगमेंट में एक यूनिक फीचर है। फ्लश डोर हैंडल्स आमतौर पर केवल प्रीमियम SUVs जैसे कि टाटा कार या महिंद्रा XUV 700 में देखने को मिलते हैं, जिससे अल्ट्रोज इस कैटेगरी में अलग पहचान बनाती है। कुल मिलाकर नई अल्ट्रोज का डिजाइन इसे प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति सुजुकी बलेनो और हुंडई i20 जैसे कॉम्पिटिटर्स से आगे ले जाता है। इसमें 2 कनेक्टेड स्क्रीन शामिल हैं, एक 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो कस्टमाइजेबल है। यह क्लस्टर मैप्स, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स डिस्प्ले कर सकता है। टाटा अल्ट्रोज भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक भी है, जिसे ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। 22 मई 2025 यानी कल लॉन्च के समय कीमत, वारंटी और अन्य डिटेल्स सामने आएंगे। अनुमान है कि नई अल्ट्रोज की कीमत 6.5 लाख रुपए से लेकर 11 लाख रुपए एक शोरूम के बीच हो सकती है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 873 अंक गिरकर 81,186 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 262 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,684 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 शेयरों में गिरावट देखने को मिली और 3 में तेजी बनी रही। जोमेटो का शेयर 4.10% की गिरावट के साथ बंद हुआ। मारुति और अल्ट्राटेक सीमेंट सहित कुल 14 शेयरों में 2.8% तक की गिरावट रही। वहीं टाटा स्टील में मामूली तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 42 गिरकर बंद हुए। ऑटो, मीडिया और रियल्टी में तकरीबन 2% की गिरावट रही। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 32 रुपए बढ़कर 93,807 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी का भाव 45 रुपए बढ़कर 95,800 रुपए हो गया है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 87,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 95,170 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।